हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे एक आरबीआई ने जो स्कीम है बैंकों के लिए। तो एफडी अगर आपने एक बैंक में रखी है और वो बैंक अगर डूब गई या दूसरे बैंक में अमालगमेशन हो गई, तो उस एफडी का क्या होगा। उस एफडी आपको फिर से रिफंड हो सकती है या नहीं। तो ये जानने के लिए हम आज देखेंगे डीआईसीजीसी। तो ये डीआईसीजीसी क्या है और वो क्यों एप्लीकेबल हुआ है और उसके फायदे क्या हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सीए शहनशाह मुजव्वर और ये है ज्ञान का एक्सचेंज। और हम देखेंगे अभी एक मैं आपको एफएक्यू शेयर करूंगा। जो एफएक्यू है वो एफएक्यू क्या है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन। तो क्या है डीआईसीजीसी। तो पहले तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये आरबीआई की साइट है rbi.org.in पे। तो वहां पे बहुत सारे एफएक्यूज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। उसमें से मैं एक आपको बता रहा हूँ। तो कौन सी बैंक डीआईसीजीसी में इंश्योरेंस करना चाहिए, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे। तो उसके बाद आपको समझेगा कि डीआईसीजीसी मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस। लेकिन वो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, कैसे है, वो हम क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे। तो कौन से बैंक ने ये स्कीम मतलब डीआईसीजीसी में आना चाहिए, तो पूरे सब कमर्शियल बैंक जो रहेंगे, इंक्लूडिंग ब्रांच फॉरेन बैंक्स, इंक्लूडिंग फंक्शनिंग इन इंडिया। तो फॉरेन बैंक्स भी रहेंगे जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, और लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, वो सबको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी ऐसे रहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर रहते हैं, लेकिन उनको आरबीआई का लाइसेंस भी मिला हुआ रहता है। उनको भी ये स्कीम देखना पड़ेगा। और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। तो सिर्फ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रहेगी तो वो डीआईसीजीसी में इंश्योरेंस नहीं होगी। तो क्या है ये डीआईसीजीसी इंश्योरेंस, तो देखते हैं। डीआईसीजीसी इंश्योरेंस ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग एक्सेट्रा डिपॉजिट एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो जो भी आपके सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में रखे हुए, फिक्स्ड अकाउंट में, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट में जो आपके पैसे रहते हैं आपके बैंक अकाउंट में, उसका इंश्योरेंस है। और कौन से टाइप के डिपॉजिट इसमें कवर नहीं होते, तो डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरबैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली exempted by corporation with previous approval of RBI। तो ये डिपॉजिट्स कवर नहीं होंगे। और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट कितनी इंश्योरेंस होती है, तो ईच डिपॉजिटर इन बैंक इज इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम 5। तो 5 लाख तक आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये दोनों भी 5 लाख के अंदर रहने चाहिए। तो आपको उस पे जो अगर बैंक अमालगमेशन हो जाती है या डूब जाती है या उसका बैंक का आरबीआई का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, तो आपको ये इंश्योरेंस के तहत आपको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 4,80,000 है और उस पे इंटरेस्ट आपको अगर 50,000 है, तो 5,30,000। तो ऊपर के 30,000 आपको नहीं मिलेंगे, 5 लाख तक ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। हाउ विल यू नो वेदर योर बैंक इज इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी और नॉट। तो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस में आपकी बैंक है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। तो सिंपल है, एक तो आप बैंक से पूछ सकते हो, या बहुत सारे बैंकों में या उनके ब्रांचेस में वहां पे लिखा हुआ रहता है कि ये डीआईसीजीसी में कवर है। व्हाट इज द सेलिंग ऑन अमाउंट। तो बैंक का अमाउंट अगर एक पर्सन ने डिफरेंट ब्रांचेस, एक ही बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस में पैसे रखे, तो उसका टॉप लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा, तो इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख तक ही रहेगा। समझो आपका एसबीआई पुणे में 3 लाख रुपए एफडी है और एसबीआई मुंबई में
5 लाख रुपए एफडी है तो 8 लाख की एफडी हो गई, लेकिन एसबीआई बैंक एक ही रहेगी, तो आपको 5 लाख तक ही इंश्योरेंस उस पे मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिए। और डज द डीआईसीजीसी इंश्योरेंस जस्ट प्रिंसिपल ऑन एन अकाउंट और बोथ प्रिंसिपल और एक्रूड इंटरेस्ट। तो मैंने बताया कि जो भी रहेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो दोनों को मिला के जितना अमाउंट होगा उतना इंश्योरेंस आपको मिलेगा। मतलब आपने 3 साल पहले अगर ये रखा है आपका एफडी, और उस पे जो इंश्योरेंस मिल रहा है, आपने कहा है कि मुझे इंश्योरेंस मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर मत कीजिए, वो फिर से एफडी में ऐड कीजिए और इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफडी पे जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका इंटरेस्ट फिर से एफडी में ऐड होके उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 साल के बाद अगर वो 5,10,000 हो गए तो आपको मैक्सिमम 5 लाख तक ही मिलेगा। कैन डिपॉजिट इंश्योरेंस बी इंक्रीज बाय डिपॉजिट फंड्स इनटू सेवरल डिफरेंट अकाउंट्स ऑल एट द सेम ब्रांच। तो ये ध्यान में रखिए, अगर ऑल फंड्स और सेम टाइप ऑफ ओनरशिप रहेगी तो इंश्योरेंस का आपका 5 लाख तक ही रहेगा। मतलब सेम टाइप ऑफ ओनरशिप मतलब क्या, कि मैं सेविंग में, करंट में, एफडी अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट, मेरा टोटल अगर उस बैंक में अगर देखा गया तो वो मेरा 15 लाख हो रहा है, तो मुझे सिर्फ इंश्योरेंस 5 लाख पे ही मिलेगा। लेकिन मेरी एक कंपनी है, वो एफडी कर रही है, तो ओनरशिप चेंज हो गई, मैं कंपनी का एक डायरेक्टर हूं, तो वहां पे ओनरशिप चेंज हो गई, तो वो कंपनी को 5 लाख का इंश्योरेंस अलग से मिलेगा। तो जब ओनरशिप चेंज होती है तो आपका इंश्योरेंस भी आपको ज्यादा मिल जाता है। आर डिपॉजिट इन डिफरेंट बैंक्स सेपरेटली इंश्योर्ड? तो यस, अगर दोनों बैंक अलग अलग रहेंगे तो आपके इंश्योरेंस भी अलग अलग रहेंगे। मतलब एसबीआई में और आईडीबीआई में आपने 5-5 लाख रुपए एफडी करवा ली, तो आपको दोनों में से अलग अलग इंश्योरेंस मिलेगा। इफ आई हैव माय फंड्स ऑन डिपॉजिट एट 2 different banks and those two are closed on same day, are my funds added together or insured separate? तो उनका क्या कहना है एफएक्यू में कि दो बैंक अलग अलग हैं, दोनों बैंक एट ए टाइम क्लोज हो गए, बुरा दिन आया और वो क्लोज हो गए, तो मेरे जो भी ये फंड है वो एक ऐड होके उस पे इंश्योरेंस मिलेगा या अलग अलग? तो ये आंसर अपन 8वें एफएक्यू में दिए हुए हैं, तो उसमें अलग अलग इंश्योरेंस मिलेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिपॉजिट हेल्ड इन सेम कैपेसिटी सेम राइट एंड डिपॉजिट हेल्ड इन डिफरेंट कैपेसिटी डिफरेंट? तो यहाँ पे उन्होंने दिया है एक एग्जाम्पल जिसमें सेम कैपेसिटी और सेम राइट और डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट राइट का दिया है। मतलब क्या, ओनरशिप अगर डिफरेंट है और राइट्स अगर डिफरेंट है तो कैसे रहेगा? तो अगर इंडिविजुअल ने अकाउंट ओपन किया है एक और मोर ब्रांचेस में, और वही बैंक रहेगी श्री एस के पंडित ओपन वन और मोर सेविंग करंट अकाउंट एंड वन और मोर फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, ऑल आर कंसिडर्ड एज अकाउंट्स हेल्ड इन द सेम कैपेसिटी। तो ये तो ध्यान में आ गया, तो आपको 5 लाख तक ही मिलेगा। तो अगर एस के पंडित ओपन अदर deposit accounts in his capacity as a partner in firm or guardian of minor, director of company, trustee of trust or joint account, say with his wife Srimati K. A. Pandit in one or more branches, then such account are considered held different capacity, different right. Accordingly, he enjoys insurance cover rupee 5 lakh separately. तो ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। तो एस के पंडित ने पहले केस में क्या किया कि आप उसकी खुद की सेविंग करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट उसके खुद के नाम पे था, तो वो टोटल जितना भी आएगा उससे सिर्फ 5 लाख तक ही इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन एस के पंडित ने आगे क्या किया कि एक एस के पंडित एक पार्टनरशिप में पार्टनर है, एक फर्म में पार्टनर है, माइनर का गार्डियन बना है, वो डायरेक्टर है कंपनी का, ट्रस्टी है, ज्वाइंट अकाउंट उसने खोल दिया है अपने वाइफ के साथ, के पंडित के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिफरेंट कैपेसिटी है,
कभी वो पार्टनर है, कभी डायरेक्टर है, ट्रस्टी है, गार्डियन है, तो ये कैपेसिटी अलग अलग रहेगी, तो अलग अलग 5 लाख के इंश्योरेंस वो एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है एस के पंडित इंडिविजुअल का क्या है, 4,17,000 सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में 22,000 है, एफडी अकाउंट 80,000, टोटल कितना हुआ 5,19,000, तो 5 लाख तक मिलेगा। एस के पंडित पार्टनर है एबीसी एंड कंपनी में, 4,75,000, 50,000, 5,25,000, तो 5 लाख मिलेगा। एस के पंडित गार्डियन है तो यहाँ पे भी 4,77,000 तक है, तो उतना मिलेगा। डायरेक्टर है तो उसका अलग कैपेसिटी में 5 लाख कवर हो जाएगा। और जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट का भी अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, इफ मोर देन वन डिपॉजिट अकाउंट are jointly held by individual in one or more branches of bank, say three individual ABC hold more than one joint deposit accounts in which their name appears in same order, then all accounts are considered as held सेम कैपेसिटी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बताया गया है कि एबीसी है और उन्होंने जॉइंट अकाउंट खोला है, और उनका जॉइंट अकाउंट का जो ऑर्डर है, मतलब ए, बी और सी ऐसे जॉइंट अकाउंट है, तो उनका सेम कैपेसिटी रहेगा, सेम राइट रहेगा। अगर उन्होंने 3-4 जगह अगर अलग अलग ब्रांचेस में सेम बैंक के खोला है अकाउंट, तो वहां पे 5 लाख तक ही उनको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने सेम ऑर्डर में नहीं खोला है, मतलब क्या कि ए बी सी ज्वाइंट अकाउंट, सी बी ए ज्वाइंट अकाउंट, सी ए बी ज्वाइंट अकाउंट, ए सी बी ज्वाइंट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पर्सन डिफरेंट है, कैपेसिटी पर्सन सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी डिफरेंट होगी, और उनका इंश्योरेंस कवर भी एक अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, 5 लाख एवरी सच जॉइंट अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा एक इलस्ट्रेशन दिया है, और बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है कि यहाँ पे ए और बी ने जॉइंट अकाउंट खोला है तो मैक्सिमम कितना 5 लाख, ए और सी ने जॉइंट अकाउंट खोला है मैक्सिमम 5 लाख, बी और ए ने 5 लाख, ए बी सी 5 लाख, बी सी ए 5 लाख, ए बी यहाँ पे रिकरिंग अकाउंट खोल दिया है तो अकाउंट क्लब्ड विथ वन, तो यहाँ पे अकाउंट देखा आपने ए और बी का, तो यहाँ पे ये मर्ज हो जाएगा और उसमें 5 लाख ही मिलेगा। ए बी सी अकाउंट क्लब्ड विथ 4, तो यहाँ पे 4 अकाउंट में क्लब हो जाएगा। ए बी डी यहाँ पे अलग से 5 लाख का है। तो कैन द बैंक डिडक्ट द अमाउंट ड्यूज पेएबल बाय डिपॉजिटर? यस, बैंक हैव टू राइट टू सेट ऑफ देयर ड्यूज from the amount deposit as of cut off date. The deposit insurance is available after netting of such dues. तो ये बता दिया है, अगर कुछ चार्जेस देने रहेंगे और अगर इंश्योरेंस देना पड़ेगा तो पहले वो चार्जेस कट हो जाएंगे, फिर इंश्योरेंस मिलेगा। हु पेज द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस? तो ये इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहेगा वो कौन भरेगा? तो जो इंश्योरेंस बैंक करेगी वो बैंक भरेगी, अपने को भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो डीआईसीजीसी लायबल टू व्हेन, कब डीआईसीजीसी पे किया जाता है? बैंक गोज इनटू लिक्विडेशन, डीआईसीजीसी लायबल टू पे लिक्विडेटर द क्लेम अमाउंट ईच डिपॉजिटर up to rupees 5 lakh within 2 months from the date of receipt of claim list from liquidator. The liquidator has to disburse the claim amount to each insured deposit corresponding to their claim amount. If bank is reconstructed, amalgamated, merged in other way, the ICGC pays the bank concerned and difference between full amount deposit and limit of insurance force in force cover in force at the time whichever is less the amount is received। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कब डीआईसीजीसी पे किया जाता है, जब बैंक लिक्विडेशन में चली जाती है, बैंक बंद हो जाती है, लिक्विडेशन का एक प्रोसेस रहता है और बैंक धीरे धीरे अपने एसेट सेल करती रहती है, तब वो लिक्विडेटर बता देता है, जिन्होंने क्लेम किया है वो लिक्विडेटर क्लेम लिस्ट भेज देता है, और उस तरह 5 लाख का क्लेम आपको मिल सकता है। डज डीआईसीजी डायरेक्टली डील विद डिपॉजिटर्स ऑफ फेल्ड बैंक? नो, डीआईसीजीसी कभी भी डायरेक्टली जो डिपॉजिटर है उनसे कांटेक्ट नहीं करेगी। तो ये बीच में कोई तो मेडिएटर रहेगा, मोस्टली लिक्विडेटर रहेगा, तो वो लिक्विडेटर से कांटेक्ट करेगी, और उस जैसे लिक्विडेटर के इंस्ट्रक्शन से जैसे लिस्ट क्लेम लिस्ट मिलेगी
वैसे डीआईसीजीसी पे करेगी। कैन एनी इंश्योर्ड बैंक विड्रॉ फ्रॉम डीआईसीजीसी कवरेज? नो, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज कंपल्सरी, नो बैंक कैन विड्रॉ इट। तो ये ध्यान में रखिए, अगर इंश्योरेंस बैंक विड्रॉ कर सकती है क्या डीआईसीजीसी कवर में? तो नहीं कर सकती। कैन द डीआईसीजी विड्रॉ डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम एनी बैंक? द corporation may cancel registration of insured bank if it is failed to premium for 3 consecutive period in the event of DICGC withdrawal। तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि अगर उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा तो डीआईसीसी का डिपॉजिट कवरेज है वो बैंक विड्रॉ, डीआईसीजीसी बैंक से विड्रॉ करेगी। तो ये ध्यान में रखिए कि बैंक को प्रीमियम भरना पड़ेगा और प्रीमियम कवर है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। What will be corporation's liability to bank on deregistration? The corporation had deposit insurance liability on liquidation insured bank, and bank which been deregistered account prohibition on the issuing phase deposit or cancellation of license cannot be granted. The liability of corporation in this limited extent deposit on date of cancellation registered bank as an insured bank on liquidation or deregistration, bank has to deregistered on the ground of non-payment of premium और their seizing of liability। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कॉरपोरेशन की लाइबिलिटी क्या है टू बैंक ऑन डी रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने एक सिंपल में बता दिया है कि कॉरपोरेशन की लाइबिलिटी क्या है, और ये इंफॉर्मेशन है, बेसिक प्रोविजन है, ये सिर्फ नॉन टेक्निकल नेचर की है, बहुत टेक्निकल इसमें रहता है इंश्योरेंस के लिए। और ये एफएक्यू था। तो एफएक्यू में डीआईसीजीसी कैसे बैंक कवर करती है, कैसे बैंक को प्रीमियम भरना पड़ता है, और हम जान सकते हैं कि 5 लाख तक अगर आपने सेविंग, करंट, एफडी और रिकरिंग अमाउंट आपके बैंक में रखा है तो उसका टोटल 5 लाख के अंदर रहेगा तो आपको उतना कवर मिल जाएगा। अगर 5 लाख के ऊपर रहेगा और वो अगर बैंक धोखे में है तो आपको वो दूसरे बैंक में बल्कि जो सेफ बैंक है वहां पे आपको डिपॉजिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।